हेलो बच्चों। सोचो अगर स्कूल में मॉनिटर को रखना है और आप लोगों से डिस्कशन भी नहीं किया जाए तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। बिल्कुल वही बात देश में भी होती है जहां लोग अपनी सरकार खुद चूज करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। तो आज हम क्या टॉपिक में पढ़ेंगे? डेमोक्रेसी में, जहां पे हमारा क्लास 9 का चैप्टर 6 डेमोक्रेसी है, एज अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी 2026 सिलेबस के। अब यहाँ पे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए गए। जैसे अगर बोलते हैं कि ये जो आइडिया है डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी का आइडिया अगर हम बात करें तो ये जो आया है, क्या वो आज हम जो आइडिया देख रहे हैं क्या ये अभी का है? नहीं, ये बहुत पुराना आइडिया है। इसको हम पूरा यहाँ पे समझेंगे कि इसको जो शेप देने का आइडिया है, इसको जो समझने का आइडिया है, वो क्या है? हमारा बहुत पहले से आया। दूसरा पढ़ेंगे, जो हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे, तो किस तरीके से इंडिया ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ये हमें देखने के लिए मिलती है। थर्ड वन पढ़ेंगे कि क्या हमारे एसेंशियल फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के और किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को एक्सटेंड बियॉन्ड करती है। एंड लास्ट वन इज द व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन डेमोक्रेसी, कि हमारी इंडियन डेमोक्रेसी भी कुछ चैलेंजेस को फेस करती है। तो लेट्स रिकॉल, वी हैव लर्नड इन प्रीवियस ग्रेड्स कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे हम देखते हैं क्या होता है, इट इज द सोर्स ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी लाइज विद द सिटीजन ऑफ द कंट्री। अच्छा, चैप्टर इसको आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। मैं इसको आपको 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स से जो भी क्वेश्चन आएंगे विद पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से इसके अंदर क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमने बात करी कि सोर्स ऑफ पावर मतलब जिसके पास पावर है। ऑथोरिटी मीन्स ऑल्सो पावर, ठीक है। पूरे देश में अगर बोलते हैं कि लोगों के पास इसकी पावर है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। क्यों? कैसे बोलोगे? कैसे हमारे हाथ में पावर कैसे है? आपने बोला हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव्स होता है कि जैसे हमें पता है हम एक एरिया की बात कर रहे हैं और उस एरिया के अंदर एक पर्सन है जो आपको वोट देने के लिए, एक नहीं होते ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। अब इसमें से जो पर्सन को लोगों ने चूज किया है ना, हो सकता है ये वाला पर्सन जिसको सबने चूज कर लिया, तो वही क्या होगा? वही हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो। क्यों? जैसे हम बोलते हैं क्लास के अंदर मॉनिटर है और मॉनिटर हमारी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही वो आपके एरिया को रिप्रेजेंट करता है और आगे आपकी बात को फॉरवर्ड करता है। तो जो भी होने चाहिए इलेक्शन कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। डेमोक्रेसी इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। डेमोक्रेसी किस प्रिंसिपल्स को फाउंड करता है? हम यहाँ पे पढ़ेंगे, फ्रीडम पढ़ेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे, जस्टिस की बात करेंगे, राइट्स की बात करेंगे, ड्यूटीज की बात करेंगे एंड एंश्योर करेंगे कि सिटीजन्स को राइट टू वोट भी मिले। एक्सप्रेस करेंगे अपने ओपिनियन को एंड पार्टिसिपेट भी करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो इंडिया में अगर देखा तो इंडिया जो बोला जाता है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है ओवर 140 करोड़ है एंड अगर वोटर की बेस बात करी जाए तो भी 96.8 करोड़ है एज अकॉर्डिंग टू 2024। इंडिया में बोला जाता है, इंडिया जो हमारा भारत है रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। मतलब अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, बहुत ज्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पे लोग क्या करते हैं? अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज करते हैं फॉर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। आर डेमोक्रेसी ऑफ बेकन ऑफ होप, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से अगर हम बात करें तो एक लोगों को आशा होती है, एक लोगों के पास एक तरीके से उम्मीद है कि हाँ, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक है तो उम्मीद है कि हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट गलत कर रही है तो वहां पे हम सही करने के लिए अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, हम अपनी बात को आगे रख सकते हैं। एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहां भी हम देखेंगे तो हाउएवर लाइक ऑल डेमोक्रेसीज इंडिया ऑल्सो फेसेस सर्टेन चैलेंजेस। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे अदर कंट्रीज में या अदर डेमोक्रेसीज के अंदर लोगों को फेस करनी पड़ती है, वैसे ही इंडिया में भी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ये हम एग्जामिन करेंगे जब हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक आएगा, तब हम इसको पढ़ेंगे, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। बट अभी हम देखते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बनाया गया है, B.R. अम्बेडकर जी ने इनको बनाया था। क्रूशियल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, जिसकी वजह से लोगों के राइट्स, जो लोगों के अधिकार है, उसको बचाया जा सके इंडिया के अंदर। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हमें गाइड करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बताए गए हैं जिसके थ्रू लोग क्या करते हैं? समझते हैं। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है जो बोलते हैं कि कब अडॉप्ट किया गया था। अब 2 क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था। अगर इसको अडॉप्ट बोला गया तो 26 नवंबर 1949, यानी इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनके कंप्लीट हो गया था। एंड फोर्स में कब आया था? तो यहाँ भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, या तो आप इस दोनों में जरूर कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, कि अडॉप्ट कब करा गया और फोर्स में कब आया। अब ये डेट तो सभी को याद है, 26 जनवरी 1950 है ना, 26 जनवरी 1950 जो हम देखते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं?
ये हमारा रिपब्लिक डे बनाते हैं, और वहीं से जस्ट 2 मंथ्स अगर आप पहले जाएंगे, 2 मंथ्स का ही डिफरेंस है, ठीक है। इसके लिए वेट करते हैं, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वैसे तो ये बन गया था इसी दिन, हम चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट के साथ साथ हम इसको फोर्स में मिला सकते थे, लेकिन इस दिन को पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि 1930 के टाइम पे यहाँ पे डिमांड करी गई थी हम अपने देश को फ्रीडम दिलवाई जाए, और उस टाइम पे नहीं हो पाया था, तो इस डेट को याद करने के लिए 2 महीने और वेट करा गया, जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा बनने में टाइम लगा, मतलब थोड़ा सा इसको वो फोर्स में लाने में टाइम लगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गारंटी बट ऑल्सो प्रोटेक्ट, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना तो गया है, लेकिन ये सिर्फ गारंटी है, बट ये प्रोटेक्ट भी करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स। आपको एक्सप्लेन बताना है मुझे कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। एंड इट एंश्योर दैट नो सिटीजन इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हम किसी भी पर्सन में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी रेस का हो, चाहे वो कास्ट का हो, किसी कलर का हो, मेल फीमेल हो, सेक्स की हम बात करेंगे, या फिर वो कहीं भी उसका बॉर्न हुआ हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। तो हम सबको क्या मानेंगे? बराबर मानेंगे। और हम एनकरेज भी करेंगे कि लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करें इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, एट द नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे एंड द लोकल लेवल्स पे भी, थ्रू इलेक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारी फोटो इसमें दी गई है। इसके बाद बढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेटिक एथोस इन इंडिया डिड नॉट एमर्ज सडनली। ऐसा अगर हम बात करें कि क्या अचानक से एकदम से डेमोक्रेटिक आ गई, हमने बोला हमारा देश आजाद हो गया और हम डेमोक्रेटिक देश बना, डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी हम फॉलो करेंगे और ये चलती रही। रेदर इट इवॉल्व थ्रू अ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस। ऐसा नहीं हुआ है, ये इसके लिए एक बहुत लंबी हमारी हिस्ट्री रही है। इस चैप्टर में जो हम एक्सप्लोर करेंगे, हम डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज कैसे आए इंडिया के अंदर, और हम इसको डीपली अंडरस्टैंड भी करेंगे कि, और इसका मीनिंग हम देखेंगे कि फीचर्स हम इसके देखेंगे, तो हम प्रॉपर समझ जाएंगे कि इंडिया एंड ऑल ओवर द अराउंड द वर्ल्ड किस तरीके से डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई है। तो ट्रेसिंग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन फ्रॉम अर्ली टाइम्स, थोड़ा सा इसको समझते हैं सबसे पहले कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया। अगर देखा जाए तो एक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इंडिया का जो पार्ट है वो देखा गया तो सिंस अर्ली टाइम से है। इन द प्रीवियस चैप्टर में हम इस चीज को देख चुके हैं कि अबाउट असेंबलीज की अगर हम बात करें कि असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड, लेकिन उससे पहले हमें एक ये दिया गया है, ये हमारा जो वैदिक वेद का इसमें दे रखा है, इसके अंदर सिंपल से थोड़ा बोला गया है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, हम सब एक है, सारी असेंबली वो एक है, लोगों की सोच एक जैसी होनी चाहिए, लोगों की इंटेंशन जो होनी चाहिए वो सबकी एक साथ मिलकर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों को बोला गया है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीजें है, उसको रिजॉल्व करा जाए कॉमन ऑफर के साथ, एंड योर बिहाफ इस चीजों को क्या करा जाए, सॉल्व करा जाए। तो ये ऋग्वेद में दिया गया है, तो मतलब उसी टाइम से बोला गया कि हर किसी को एक बेसिस पे सोचा जाए। अब इसके अंदर हम आ जाते हैं वैदिक पीरियड में क्या बोला गया, सभा। सभा वर्ड सुनी होगी किसी ने। सभा का मतलब क्या होता है कि जो एक ग्रुप है, यानी ये सारे के सारे सभा हैं, समिति, ठीक है, विधाता, तो ये सब जो आए थे यहाँ पे, इन सब पे क्या हुआ करता था, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग लिए जाते थे, यानी सारे लोग बैठेंगे, बैठ के सब लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है, उसके बाद ही कोई चीज जो होगी वो अप्लाई होगी। वी ऑल्सो रीड द फंक्शनिंग ऑफ द अर्ली रिपब्लिकन स्टेट, ठीक है, पहले भी अगर हम पढ़ के, अगर हम पिछले रिपब्लिकन स्टेट्स के बारे में पढ़े तो वहां भी ये आपका वर्ड्स यूज होते थे, गण, समघास, ठीक है। तो यहाँ पे भी अर्लीस्ट जो है टाइम से चलता हुआ आ रहा है। किंग जो हुआ करते थे वो कभी भी इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे कि राजा ने जो डिसीजन ले लिया वो फॉलो हो गया, होते थे, बट कई जगह आप देखोगे, बट रेदर वर्कड इन कंसल्टेशन विद असेंबलीज। उनके पास एक बहुत बड़ी सभा हुआ करती थी जहां पे वो डिस्कस करते थे, और डिस्कस करने के बाद ही आगे डिसीजंस को लिया करते थे। एंड उनके कुछ ऑफिसर्स और वेरियस कैपेसिटीज जो भी उनको लगते थे कि वो उनको वहां पे मंत्री वगैरह, जो हम पढ़ते हैं कि एक बड़ी बहुत बड़ी सभा होती है, जो हम देखा होगा आप लोगों ने कभी मूवीज वगैरह में, तो वहां भी ये चीज हम देखते हैं। अब वर्ड्स फ्रॉम द, ये आपकी याद है एक्मत जो आपका सुक्तम है ऋग्वेद में, यहाँ पे भी एम्फेसाइज किया है, जहां पे बात करी गई थी कलेक्टिव थिंकिंग को लेकर, एंड शेयर किया गया था, डिस्कशन करे गए थे, एंड यूनिटी ऑफ पर्पस, जहां पे भी हमने यूनिटी की बात करी जाती थी। The values explained in the verse help understand democratic principles such as consultation, consensus and shared responsibility. यहाँ पे भी क्या बात करी गई, जहाँ पे लोग कंसल्ट करें, जहाँ पे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटें, जहाँ पे लोग एक दूसरे से डिस्कस करें। तो एक यही तरीके से अगर देखा जाए तो डीप रूट है हमारी इंडिया की इंटेलेक्चुअल और कल्चरल ट्रेडिशंस के अंदर। वहीं अगर हम बात करें बुद्ध संघास, तो बुद्ध संघास के अगर आप लोगों ने बौद्धिस्ट के टाइम का भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो मोनास्टिक कम्युनिटी हुआ करती थी, जो एस्टेब्लिश करी गई थी गौतम बुद्धा के थ्रू, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करा गया था इंडियाज का डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। तो वहाँ पे जो वहाँ पे संघा हुआ करते थे, वहाँ पे भी एनकरेज करते थे, डिबेट डिस्कशन हुआ करते थे, वहाँ पे भी प्रॉपर उनका जो ग्रुप हुआ करता था, विदाउट डिस्कशन नहीं होते थे, उनके मेंबर्स के बीच में सबसे डिस्कस हुआ करता था। तो वहाँ पे वो लीडर्स को उसके बाद चूज करते थे, वही डिसीजन लिए जाते थे, तभी वहाँ पे थ्रू वोटिंग
और डेमोन्स्ट्रेटिंग कलेक्टिव डिसीजन। अब वोटिंग इस टाइप के तो नहीं हुआ करती थी, पहले के लोग बस यहाँ पे खड़े होकर अपने डिसीजन दे देते थे या फिर बता देते कि हाँ इतने लोग रेडी हैं। अभी तो वोटिंग के प्रोसेस बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो ओवर द लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, हमने ये भी दिखा है कि बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने क्या किया, उनके अटैक की वजह से हमारा सारा पॉलिटिकल और सोशल जो फैब्रिक हुआ था पूरी कंट्री का, वो सब क्या हो गया, एक तरीके से डिस्टर्ब हो गया। 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया गया था। कॉलोनाइज का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल करती है, इट्स कॉल्ड द कॉलोनाइज। तो उस टाइम पे भी इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था पूरा कंट्रोल था। तो फॉरेन रूल ने क्या करा, ऑल्टर कर दिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को एज अकॉर्डिंग ना, कि उनको जैसा लगा उन्होंने उसको क्या कर दिया, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया। उन्होंने लोगों का पार्टिसिपेशन कम कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तो अपने ही पार्टिसिपेशन चाह रहे थे, वो ऑलरेडी फॉरेन से आए थे। तो वो क्या चाहते थे, अगर इंडिया का पार्टिसिपेशन रहा तो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे इनके ऊपर जो उनको करना था, कंट्रोल करना था। ठीक है, तो इन देयर गवर्नेंस द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिवाइव्ड एंड स्ट्रेंथ डेमोक्रेटिक आइडियाज अमंग द पीपल। बहुत लंबे टाइम के बाद अगर देखा गया तो ये सब चीजें चलती रही, 200 साल के आसपास अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज करके गए, और उसके बाद जब वापस यहाँ से फ्रीडम मिली तो लोगों के पास फिर से एक आइडिया आता है जो डेमोक्रेटिक का आता है। अब इंडिया जब हमारा आजाद हुआ 1947 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था 1946 के अंदर, जहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर दिया गया था कंट्री के लिए। अब हमने भी पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बनने में एक्चुअली में कितना टाइम लगता है, क्योंकि ड्राफ्ट कब हो गया था, 1946 का आपका बोला है कि कंप्लीट हुआ था। तो इसको बनने में कितना टाइम लगा, तो सबको पता होगा 2 years 11 month and 18 days। एक हमारा क्वेश्चन 1 मार्कर का यहाँ से भी बन जाता है, जहां पे हम बोलते हैं कितना टाइम बना लगा इसको बनने के अंदर। एंड 18 डेज जहाँ पे हमारा पूरा ड्राफ्ट हुआ, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। इंडिजिनियस डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ग्लोबली स्प्रेड करा गया सारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, और इन्फ्लुएंस भी हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के लोग। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट सीएडी इसको बोला जाता है। कंट्रीब्यूट करा गया यहाँ पे क्रिएशन ऑफ रोबस्ट, फ्लेक्सिबल रहा, काफी ट्रांसफॉर्मेशन करा गया, रेस्पॉन्सिव कॉन्स्टिट्यूशन भी रहा है। तो सीएडी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है मेंबर्स को दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी अ रिजिड लीगल कोड, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बनाना चाहिए जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाए, बट एक डायनामिक डॉक्यूमेंट बनाया गया। डायनामिक मतलब जो होता है चेंज कर सकते हैं हम इसको, एज कैपेबल ऑफ इवॉल्विंग थ्रू लीवर्ड अमेंडमेंट्स। इसमें आप लोग लॉफुल अमेंडमेंट्स हैं, लॉफुल का मतलब क्या होता है, जो भी कानून की नजरों में उन्हें लगता है, तो टाइम के साथ चीजें चेंजेस भी होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो बना दिया गया है वो है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है कि जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट्स बोलते हैं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स फंडामेंटल वैल्यूज ना, उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता अपने फंडामेंटल वैल्यूज के साथ में। वाइल इसी में देखा गया कुछ और भी प्रोविजंस लेकर गए, एस्टेब्लिश करा गया डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को एंड प्रोसेस को, एंड अपहोल्ड किया लिबर्टी आई, यानी सबको फ्रीडम मिली, इक्वालिटी सबको बराबरी मिली, जस्टिस सबको न्याय मिलेगा, फ्रेंडनिटी यानी सब ब्रदरहुड की तरह साथ में रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए कुछ अमेंडमेंट्स को, तो आर्टिकल 368 आता है जहां पे इंश्योर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या बने, कैसा रहेगा, हमारा फ्लेक्सिबल रहेगा। अच्छा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा यहाँ भी बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, 368 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारा क्या करना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए एंड चेंजिंग सोशल पॉलिटिकल नीड्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे बने हैं जो 1 मार्क्स में। एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है कि डेमोक्रेसी होता क्या है। डेमोक्रेसी इज फॉर द रूल बाय द पीपल, हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे लोगों के रूल्स होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम जब क्लास में पढ़ेंगे तो हम इसको प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।